नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश के राजनीतिक इतिहास में, जी हाँ, इस देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि एक राजनेता जो कि एक राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, उनके निधन के चौथे दिन बाद ही उनकी पत्नी को शपथ दिलवा दी गई उप मुख्यमंत्री की। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हुआ। कल दिन भर एक के बाद एक घटनाक्रम तेजी से घटते रहे। जैसे ये खबर आई कि सुनेत्रा पवार यानी स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है, एक वीडियो आ जाता है। कहा जाता है कि एनसीपी के शरद पवार गुट से वो वीडियो आया। उस वीडियो के बाद शरद पवार का बयान आ जाता है कि उनको पता नहीं कि सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। फिर सुनेत्रा पवार के बेटे यानी स्वर्गीय अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार शरद पवार को मनाने पहुंचते हैं। बड़ी लंबे चौड़ी बैठक होती है, मीटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रास्ता नहीं निकलता। यहां एनसीपी के विधायक दल की बैठक होती है, अजीत पवार वाले एनसीपी की। उसमें सुनेत्रा पवार को नेता चुन लिया जाता है और फिर जिस महिला ने महज कुछ दिन पहले अपने पति को गंवाया, वो महिला महाराष्ट्र की राजनीति में शपथ लेती हुई नजर आती है उप मुख्यमंत्री के पद की, और वो महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला नेत्री है। यानी इससे पहले महाराष्ट्र में कोई भी महिला उप मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी को सुनेत्रा पवार को जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री बनाने की होड़ लगी हुई थी या चाहत थी, वो जल्द से जल्द सुनेत्रा पवार को किसी भी तरह से अपने सरकार में शामिल कर लेना चाहते थे। उस भारतीय जनता पार्टी ने सुनेत्रा पवार को उनके पति के पास जो महत्वपूर्ण मंत्रालय था, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो नहीं सौंपी। अब सूत्रों के हवाले से कई तरह की खबरें निकल के सामने आई कि चूंकि बजट पेश करना था तो एक अनुभवी नेता की जरूरत थी। लेकिन सवाल तो यही है कि आपको उनको डिप्टी सीएम बनाने की जल्दबाजी थी, जबकि उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपना पति गंवाया। लेकिन आपने उनके पति का जो सबसे ताकतवर पोर्टफोलियो था, वित्त मंत्रालय, उनको नहीं दिया। सुनेत्रा पवार को राज्य उत्पादन शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास औकाफ विभाग दिए गए हैं, और वित्त मंत्रालय का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ही रखा है। अब यहां सवाल उठ रहा है कि जिस महिला नेत्री ने कुछ दिन पहले 28 जनवरी को अपने पति को गंवा दिया, अपने पति को खो दिया, उनके पति की एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई, उन्हें महज कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद या चौथे दिन शपथ ग्रहण आनन फानन में क्यों करवाया गया, और शरद पवार के परिवार में क्या चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को उन्हें शपथ ग्रहण करवाने की इतनी जल्दी क्या थी, और खास तौर से अजीत पवार की पार्टी के नेता, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो या सुनील तटकरे हो, उनको भी इतनी जल्दी क्या थी। ये सवाल उठ रहा है, ये सवाल बार बार उठकर निकल कर सामने आ रहा है। तो मैं बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा था कि अगर सुनेत्रा पवार ने जल्द से जल्द उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने की नौबत आ सकती है। न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश की राजनीति में भी, देश की राजधानी दिल्ली में भी केंद्र सरकार के भी गिरने की नौबत आ सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, डर यही था। और इसी डर ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो हिंदुत्व की तमाम परंपरा, सनातन की तमाम परंपरा को नजरअंदाज करते हुए आनन फानन में स्वर्गीय अजीत पवार की पत्नी को शपथ दिलवाते। वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज की इस बड़ी खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन आज की इस स्टोरी में मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा। ऐसा भारत के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ, उप मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं हुआ। भाई, पीएम और सीएम, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर, चूंकि इनको एक को देश चलाना होता है, एक को राज्य चलाना होता है, वहां तो जल्दबाजी समझी जा सकती है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर इस तरह की हाय तौबा इससे पहले कभी नहीं मची। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसको लेकर आपका क्या मानना है। अब एक एक करके मैं तमाम तथ्यों को आपके सामने रख देता हूं। 36 सेकंड का एक वीडियो आया। 36 सेकंड का यह वीडियो बताया जा रहा है 17 जनवरी
बारामती, और बारामती में बैठक हो रही है। इस वीडियो में शरद पवार मुखिया की कुर्सी पर एक तरह से बैठे हुए, मेन चेयर पर एक तरह से बैठे हुए, एक तरफ अजीत पवार अपने नेताओं के साथ बैठे हुए, दूसरी तरफ शरद पवार गुट के नेता बैठे हुए हैं। और इसमें शरद पवार ने यह दावा किया कि मर्जर को लेकर, यानी दोनों एनसीपी के धड़ों के विलय को लेकर अंतिम फैसला हो गया था। ध्यान दीजिएगा, यह बैठक 17 जनवरी को हुई थी और इसके ठीक 11 दिन बाद 28 जनवरी को अजीत पवार की मृत्यु हो गई एक विमान दुर्घटना में। इससे पहले भी एक बैठक हुई थी। 17 जनवरी से पहले एक बैठक 16 जनवरी को हुई थी, जिसमें अजीत पवार और जयंत पाटिल, जो कि शरद पवार के करीबी नेता हैं, तो इन दोनों की बैठक हुई 16 जनवरी को। और इस बैठक के बाद यह तय किया गया कि एक बैठक फाइनल हम कर लेते हैं शरद साहब के साथ। तो 17 जनवरी को फिर ये लोग मुंबई से बारामती पहुंचे और वहां पर शरद पवार के साथ वो बैठक हुई, जिसके 36 सेकंड का वीडियो रिलीज हुआ और यह बताया गया कि उसमें फैसला किया गया। और क्या फैसला किया गया है कि 12 फरवरी को दोनों एनसीपी का विलय हो जाएगा, आपस में मर्जर हो जाएगा। और जब दोनों एनसीपी का विलय होता तो यह तय मानकर चल लीजिए कि अजीत पवार का हाथ तो मजबूत होता, लेकिन शरद पवार पार्टी को चलाते हुए नजर आते, शरद पवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती। लेकिन 12 फरवरी को जो विलय की तारीख तय की गई थी, उससे 15 दिन पहले 17 जनवरी की उस बड़ी बैठक से जिसका वीडियो सामने आया, उसके 11 दिन बाद और 12 फरवरी को होने वाली विलय से 15 दिन पहले अजीत पवार की एक विमान हादसे में दुखद मौत हो जाती है। और जिस तरह से पहले शरद पवार ने कहा कि नहीं ये सिर्फ दुर्घटना है, लेकिन बाद में जब वो कल कहते हुए नजर आए कि नहीं, भतीजे की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, यानी विलय की इच्छा पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब उनसे कहा गया कि भैया उनकी पत्नी तो डिप्टी सीएम बनने जा रही है, तो उन्होंने कहा कि उनको शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी नहीं है और शरद पवार उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी नहीं। यानी बिना कहे वो बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट के नेता सांसद संजय राउत समेत कई अन्य नेताओं ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की थी। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि उन्हें किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए। शरद पवार ने कल इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अब लग रहा है कि सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण के बाद आने वाले दिनों में कई और बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। स्टोरी के एक महत्वपूर्ण तथ्य पे आता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि सरकार गिरने की नौबत आ सकती है, क्योंकि अगर एनसीपी का विलय हो जाता, देखिए 12 फरवरी को अगर एनसीपी का विलय हो जाता तो 41 सांसद माफ कीजिएगा 41 विधायक जो है वो अजीत पवार के, अब तो 40 रह गए लेकिन उस समय 41 थे, अजीत पवार की दुखद मृत्यु हो गई, तो 41 विधायक अजीत पवार के और यहां पर 10 विधायक जो हैं वो शरद पवार के, 51 विधायक हो जाते दोस्तों। 51 विधायकों के साथ एक बड़ी ताकत होती। और जब इन दोनों का विलय हो जाता तो पिछली बार भी जब अजीत पवार ने शपथ लिया था देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, शरद पवार खींच कर ले गए थे, तो इस बार भी अगर विलय हो जाता तो फिर फैसला शरद पवार करते। और शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और अगर उप मुख्यमंत्री का पद ही अजीत पवार को मिलना था तो वो देवेंद्र फडणवीस वाली सरकार में रहे, यानी बीजेपी की सरकार में रहे, या फिर उद्धव ठाकरे वाली सरकार में रहे, एकनाथ शिंदे वाली सरकार में रहे, उप मुख्यमंत्री का पद तो अजीत पवार को शरद पवार वहां भी दिलवा देते, दूसरे खेमे में भी दिलवा देते, 51 विधायक। लेकिन जैसे ही वो दूसरे खेमे में चले जाते, फिर शरद पवार का एक दूसरा खेला शुरू हो जाता। और वो दूसरा खेला क्या शुरू होता, 288 सदस्यीय विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी के पास 131 विधायक, लेकिन बहुमत अपने दम पर नहीं है। फिर शरद पवार खेला करते, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी नाराज है, भैया पहले जब तोड़ के लाया, जब उनको शिवसेना से तोड़ने की जरूरत थी तो मुख्यमंत्री बना दिया, चुनाव के बाद बीजेपी को जरूरत नहीं रही तो उनको मजबूर कर दिया गया उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो एकनाथ शिंदे तो नाराज चल ही रहे हैं, लगातार नाराज चल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को जानने वाले समझने वाले ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा था कि जैसे ही 51 विधायक शरद पवार के साथ हो जाएंगे, उसके बाद वो 57 विधायकों वाले एकनाथ शिंदे को भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कहां उप मुख्यमंत्री बनने चले गए, आपको तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आप पार्टी छोड़कर गए थे, तोड़कर गए थे, पहले मुख्यमंत्री बनाया भी, बाद में धोखा दे दिया, तो आप आइए हमारे साथ, विपक्षी गठबंधन के साथ आइए और फिर एक
समीकरण बनता जिसमें एकनाथ शिंदे जो होते वो मुख्यमंत्री होते, जिसमें अजीत पवार डिप्टी सीएम होते, जिसमें एक डिप्टी सीएम कांग्रेस पार्टी का होता और एक डिप्टी सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी का होता। तो क्या सिर्फ महाराष्ट्र तक ये सीमित रह जाता? ये वैकल्पिक सरकार की जो बात है सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित रह जाती? बिल्कुल नहीं सीमित रहती। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके बाद एकनाथ शिंदे अपने सांसदों को लेकर निकल जाते, वो विपक्षी खेमे की तरफ इंडिया गठबंधन में नजर आते। अजीत पवार अपने सांसदों के साथ इंडिया गठबंधन में नजर आते हैं और फिर शुरुआत होने की देर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए गठबंधन के दम पर कोई बहुत बंपर बहुमत नहीं है, अपने दम पर तो अल्पमत की सरकार वो चला रही है और एकनाथ शिंदे का निकल जाना एक शुरुआत होती और आगे जाकर फिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू कैसे पलटते, कैसे उनका मन बदलता, खासतौर से नीतीश कुमार का, इसका संशय, इसका डर भारतीय जनता पार्टी को था। नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। कभी भारत रत्न का एक तरह से उनको लालच दिया जाता है, हालांकि वो लालच जिस नेता के जरिए दिलवाया गया था, केसी त्यागी, उनको जेडीयू ने साइडलाइन कर दिया। अब नीतीश को अपनी विरासत अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप के जानी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है कि अब वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बना दे। वहीं चंद्रबाबू नायडू के साथ दिक्कत क्या है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, अब तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया, अदालत से कहा कि वो नोटिस स्वीकार करने को तैयार है, 90 दिनों में जवाब देना होगा उनको। लेकिन ये जो मामला है वो आंध्र प्रदेश का है। अब चंद्रबाबू नायडू इस मामले को उठाकर अपने विरोधी, जिन्होंने वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा था, उनसे अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे तो गौतम अडानी फंसेंगे और नरेंद्र मोदी इस पर उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो चंद्रबाबू नायडू की अपनी समस्या है, नीतीश कुमार की अपनी समस्या है, लेकिन एकनाथ शिंदे जब जाने की शुरुआत कर देते तो इन राजनीतिक दलों के नेताओं के मन में भी कहीं ना कहीं लड्डू फूटने लगते और फिर एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण बन जाता। यह खतरा भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था और इसलिए सही मायनों में अगर मैं बताऊं आपको तो चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई थी कि अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल सुनील तटकरे को बुला लिया, मुख्यमंत्री से मिले और उनको समझा दिया गया कि भैया तुरंत फुरंत बना लो, नहीं तो ये विधायक पता लगे दूसरी तरफ चले जाए, नहीं तो जो मर्जर की बात है वो कहीं ना हो जाए। क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों को बता दिया था कि हम विलय करने का फैसला कर चुके हैं और 12 फरवरी को विलय करेंगे। तो आनंद फानंद में ये सब चीजें तय हुई। फिर सुनेत्रा पवार को मनाया गया और फिर जब शुक्रवार की शाम को, ध्यान से सुनिएगा, शुक्रवार को शरद पवार ने परिवार के सदस्यों की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें अंतिम फैसला करना था। तो शुक्रवार को सुनेत्रा पवार और उनके बेटे को मुंबई बुला लिया गया। शनिवार को विधायक दल की बैठक हुई, बुलाई गई आनंद फानंद में, जिसमें उनको नेता चुन लिया गया और उसके बाद आनंद फानंद में उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी गई। ये इतनी जल्दबाजी क्यों की गई, इससे ही पता लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो पेच फंसा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को कुछ न कुछ तो डर सता ही रहा था। एक बार पूरी खबर भी थोड़े बहुत मैं पढ़ देता हूं आपको कि पहली डिप्टी महिला सीएम बन गई है, तो मैंने बता दिया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोक भवन में कल सुनेत्रा पवार को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह करीब 12 मिनट तक चला और जैसा कि मैंने बताया कि शरद पवार इस समारोह में नहीं पहुंचे हैं और उनके नहीं पहुंचने का मतलब है कि खेला अभी जारी है और ये खेला किस तरह से आगे बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, इस बारे में फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बवाल शुरू हुआ है वो बवाल अभी थमने वाला नहीं है। अजीत पवार के जरिए एकनाथ शिंदे को बीजेपी बैलेंस किया करती थी, लेकिन अब खुद अजीत पवार की पार्टी किस तरफ जाएगी, उनके विधायक किस तरफ जाएंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। सुनेत्रा पवार ने प्रेशर में आके शपथ ग्रहण तो कर लिया, लेकिन आगे जब परिवार का दबाव पड़ेगा तो वो कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह पाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, योग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम को लेकर आपका क्या मानना है। नमस्कार।